एक ऐसा राज्य जहाँ पे ऐसा गाना बनता है कि आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कटा कपार में। मतलब आपको लगता है कि राम राज्य नहीं चल रहा है? आपको फ्री में राशन नहीं बांटना पड़ता अगर राम राज्य चल रहा होता। आप चाहते हैं राम राज्य, लेकिन राम के आदर्श पसंद नहीं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ करीब 70 साल में करीब 42 बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। पॉलिसी और सिस्टम क्या होगा अगर एजुकेशन और हेल्थ, इसको रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है? करीब अराउंड 33% ही हमारी औरतें हैं, लड़कियां हैं, 10 साल से ज़्यादा उनको एजुकेशन मतलब अवेल कर पा रही हैं। सिस्टम में कोई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, भी एक हायर रैंक का अफसर, अगर कोई विचारधारा लेके चले और उस तरीके से काम करेगा तो जब आप खाकी पहनते हैं आपका एक ही विचारधारा होता है, संविधान। तो आपने सबसे पहले बीजेपी वालों को ही चुना। हाँ, क्योंकि मैं उस विचारधारा का हूँ। मणिपुर की जो हिंसा हुई, कौन कहाँ लैग कर रहा था? बहुत इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसमें, फाइनेंशियल इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ, जिसको अलग अलग नामों से परोसा जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे जिस पर देख रहे हैं, इस समय बक्सर में हैं हम लोग, और हमारे साथ यहाँ से निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं आनंद मिश्रा, वो हमारे साथ हैं। पहले सर्विस में थे, आईपीएस थे असम कैडर में, राइट ना सर? राइट। और अब यहाँ से बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद थी कि बीजेपी से इनको टिकट मिलेगी, लेकिन फिर बाद में अश्विनी चौबे का टिकट कट गया और मिथिलेश तिवारी यहाँ से कैंडिडेट बन गए भाजपा के। तो अभी ये पूरा जोर शोर से लगे हैं कि चुनाव लड़ना है। एंड टाइम पे पीछे तो नहीं होंगे सर? नहीं, नो वे। तो आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके बक्सर से गंगा होके गुजरती हैं, जो कि बनारस से आती हैं, उसके पहले से भी आती हैं। बनारस फेमस हो गया क्योंकि वहाँ पे माँ गंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था। आपको किसने बुलाया? गंगा माँ ने बुलाया या आप अपने से आए? ये मेरा घर है यहाँ पे, मैं तो यहीं का हूँ, अपने घर आया हूँ। हाँ, तो इसमें किसी का बुलाने का नहीं, मैं यहीं पे हूँ और बस यहीं पे हूँ। और एक जो होता है कि बचपन से आप अपनी जगह को देखते हैं और उसके बाद आप दुनिया और भी दुनिया देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं मन में कंपैरिजन आता है। तब आप देखते हैं कि हमें ऐसी क्या कमी रह गई कि हम बाकियों से पिछड़े से नज़र आते हैं। तो वो एक अंदर की पुकार होती है यार, कि जैसे किसी भी बच्चे को अपने घर को ठीक करने का, आपने भी जब कुछ कमाना शुरू किया तो अपने घर को बेहतर करना चाहें, कुछ करना, तो वैसे ही बस ये सिंपल सी चीज़ है कि कम से कम मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मैं जहाँ से हूँ, वो और बेहतर हो सकता है, ऐसा मेरा भरोसा है। और मैंने जब माप तोल के देखा तो कोई ऐसा सीरियस आदमी दिखा नहीं जो इस पे काम करता नजर आए। तो फिर कौन करेगा, कब तक वेट करे, कौन करेगा? हम ही करते हैं, तो इसीलिए मैं आगे। तो लोग तो सवाल ये भी कहेंगे कि आप भी तो बाहर ही हैं। मैंने ऐसा सुना, क्योंकि मैं बक्सर में सुबह पहुंच गया था। पहले आरा में था 11 बजे, उसके बाद से बक्सर में था। फिर मैं मिथिलेश तिवारी का भी इंटरव्यू कर रहा था। जब मैंने उनसे बाहरी पे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप भी बाहर से हैं। तो क्या ये सच है? जहाँ तक बाहरी भीतरी की बात करें तो हम ओरिजिनली यहीं पे जिगना गांव है, इटाड़ी से। तो हमारा खूंट हम वहीं के हैं, ठीक है। हम गौतम मिश्रा जितने हैं हम सब यहीं से हैं। एक जनरेशन पहले, 2 जनरेशन पहले हमारा परिवार शिफ्ट हुआ, परसोड़ा गांव है शाहपुर प्रखंड में, यहीं पे, जो कि इसी लोकसभा क्षेत्र में था। क्लैरिटी मिल जाएगी हाँ, लोगों को। तो वो इसी लोकसभा क्षेत्र में था, जो कि डिलिमिटेशन में बाहर। इसका बॉर्डर और मेरे गांव के बीच में जो हमारा क्षेत्र है, जो अगर आप उसको पकड़े, मेरा गांव घर, हाँ, जो परसोड़ा गांव जो हमारा है, तो उससे हमारे इस लोकसभा क्षेत्र का अगर आप बॉर्डर डिस्टेंस करें तो 0 किलोमीटर है। वी शेयर द बॉर्डर्स। ओके, मैं वोटर हूं बक्सर का, यहीं का, 13 नंबर वार्ड से। मैं यहीं का वोटर हूं, मैं यहीं का आधार है, मैं यहीं आता जाता रहा हूं, यही सारे मेरे रिलेटिव्स बसे हुए हैं, मेरा सारा मेमोरीज मोस्ट ऑफ इट यहीं का है। शाहपुर वहाँ का भी है। तो अब इतने में बाहरी भीतरी ना किया जाए। मैं पर्सनली मैं बड़ा बाहरी भीतरी के लिए लेके मैं नहीं कभी इसको किया। लोग ऐसा कर देते एज इफ आई एम डूइंग दिस, मेरा ये है नहीं। मेरा कंटेंशन काबिलियत पे है। मैं एक आईपीएस ऑफिसर रहा हूँ, मैं यूपीएससी क्वालिफाई किया, काबिलियत पे किया, तो मैं उसी बेसिस पे अपना क्लेम करूँगा कि मैं कितना काबिल हूँ, मैं कितना योग्य हूँ जिस पद के लिए या जिस पोस्ट के लिए मैं दावेदारी कर रहा हूँ। तो उस योग्यता पर बात हो, ठीक है। अब वैसे जैसे आपने बनारस से बात शुरुआत की, तो माननीय प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं, तो कोई तो नहीं उनको क्वेश्चन कर रहा है इसके ऊपर, है ना। उन्होंने देखिए अब क्या बना दिया बनारस को, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो लोगों को क्या होता है कि जब किसी
बात पे भरोसा नहीं होता तो और 1 2 3 4 और भी मुद्दे उठ जाते हैं साथ में। तो मोस्टली जो एट द एंड आप जब भीतर जाएंगे ना, तो लोग बात जहाँ जाके ठहरेगी वो आपकी योग्यता पर ठहरेगी। तो यहाँ भी वही मुद्दा है। तो आपको लगता है कि 6 महीने पहले आके और इस क्षेत्र में घूमने से पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, उनका जो विश्वास है, वो आप जीतने में सक्षम हैं? अब ये तो आपको ग्राउंड पे पूछना चाहिए कि आप ग्राउंड अगर करा जाए, हम बंद कमरे में बात कर रहे हैं, तो मैं जो कहूँगा आपको लगेगा कि इट्स माय वर्शन। तो इसके लिए आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, दूर दराज के गाँव पे जाना पड़ेगा बिना किसी को बताए, नहीं तो लोग प्लांट कर दिए जाते हैं। आप मुझे भी ना बताएं, हो सकता है मेरे लोग वहाँ जाके प्लांट हो जाए, आपको वो बताए जो मेरे पक्ष में हो, या किसी और के लोग प्लांट हो जाए जो वो बताए जो किसी और के पक्ष में हो। इंडिविजुअली जाए, ग्राउंड पे पता चल जाए। और जो 6 महीने की बात की जा रही है, मैंने बताया ना ये मेरा जगह है, मैं यहाँ का हूँ, तो मैं जब छुट्टी में आता हूँ यहीं आता हूँ, कहाँ जाऊँगा? तो मेरे सारे रिलेशंस हैं, हर गाँव, लगभग हर गाँव में रिलेशंस हैं। तो हमारे पर्सनल कनेक्शंस 6 महीने से नहीं बन रहे, मैं जब से पैदा हुआ तब से बन रहे हैं। तो वो कनेक्शंस नहीं टूट रहे हैं हमारे, राइट? अब इसको अगर आप कहें, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में था तो मैं इसको पॉलिटिकल कलर नहीं दे सकता था, कंडक्ट रूल्स बोल के कुछ होता है ना, मैं नहीं दे सकता था। तो मैंने इसको पॉलिटिकल कलर तभी दिया जब मैं श्योर हो गया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं अपने पेपर्स डाल दिए। देन आई केम आउट कि यस वी आर वर्किंग नाउ पॉलिटिकली। तो उससे ना देखा जाए कि जब दिखा तब सवेरा, जब सूरज दिखा तब लगता है हाँ सूरज निकला, सूरज वहीं होता है। ऐसा नहीं कि सूरज न्याय से निकलता है सुबह सुबह, सूरज वहीं रहता, हमको नहीं दिखता इसका मतलब ये नहीं सूरज नहीं है। तो हम लोग काम लगातार कर रहे थे। तय कब आपने किया? 2017 में। 17 में? यस, 2017 से मैं चल रहा हूँ इस फ्रेम ऑफ। कि 19 का नहीं 24 का लड़ना है? नहीं, लड़ने का देखिए मैं बताता हूँ, इट्स नॉट अबाउट इलेक्शन। मेरे लिए क्या है ना कि पॉलिटिक्स इज अ प्लेटफॉर्म। हाँ, मेरा काम है कि मैं सोशली, मैं जब आया था यहाँ पे तो सबको पता है जो भाजपा के बड़े नेता हैं जो पटना में, अब जाके पूछिए, मतलब आई एम श्योर कि वो सच ही बोलेंगे आपसे, क्यों अलग से पूछिएगा, कैमरे पे नहीं पूछिएगा। मैंने यही कहा था आके, मुझे संगठन में काम करना है, मुझे काम करना है, संगठन के लिए काम करना है। मैं आई एम गुड इन टीम बिल्डिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गुड इन मेकिंग ब्रिजेस। तो आपने सबसे पहले बीजेपी वालों को ही चुना? हाँ, क्योंकि मैं उस विचारधारा का हूँ। ओके, मैं बेसिकली इसी विचारधारा का हूँ। मैं बचपन से शाखाओं में बड़ा हुआ हूँ। तो क्या सिस्टम में कोई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, भी एक हायर रैंक का अफसर, अगर कोई विचारधारा लेके चले और उस तरीके से काम करेगा तो कैसे जस्टिस कौन है ये बताइए सिस्टम में जो बिना विचारधारा का? अगर कह रहा तो मनुष्य नहीं है। आपका विचारधारा अगर आपके काम पे बाधित करने लगता है तो आपका विचारधारा में दोष है। और मैं चाहूंगा कि कोई भी भाजपा का विचारधारा, संघ के विचारधारा, सनातन के विचारधारा को इस बात से क्वेश्चन ना करे कि एक सनातनी आदमी, अगर मैं अपना धर्म मान के चलता हूं तो मैं बायस्ड हूं, तो ये दूसरे वाले क्यों बायस्ड नहीं है? तो इसीलिए विचारधारा होना आपके चरित्र की संगठित होना दिखाता है, आपके चरित्र का बल दिखाता है। जिस आदमी का विचारधारा नहीं वो पशु है, वो फिर इंस्टिंक्ट पे काम करने वाला। मैं बिल्कुल विचारधारा का हूँ, बचपन से विचारधारा का हूँ, लेकिन आप जाके पूछ लीजिए मैं जहाँ काम किया हूँ, मैंने हमेशा किया कि मेरी वर्दी पे खून के अलावा दूसरा दाग नहीं लगेगा। खाकी का कोई कलर नहीं होता। जब आप खाकी पहनते हैं, द मोमेंट यू आर इनटू योर खाकी, आपका एक ही विचारधारा होता है संविधान, एक ही विचारधारा होता है इंडियन पिनल कोड, वही विचारधारा होता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडिया एविडेंस एक्ट और जितने भी और भी हमारे स्पेशल एक्ट्स हैं, माइनर एक्ट्स हैं। तो उस विचारधारा से, लेकिन आप घर में पूजा नहीं करते तो ये थोड़ी कि कोई दूसरा धर्म वाला सामने मिल जाता है तो आपकी विचारधारा के कारण आप उससे व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप नॉर्मल व्यवहार कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब नैरेटिव्स बिल्डअप करने की कोशिश की जाएगी। अनंत, थोड़ा सा मैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, आपसे समझने के लिए, और मे भी हो सकता है कि इस बात से अन्य लोगों के भी जो सवाल हों शायद खत्म हो जाए, कहीं ना कहीं वो एक लचीलापन नहीं आ जाता है सिस्टम में अब जब काम कर रहे हो? तो ईमानदारी से आप जवाब दे सकते हैं। मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। हाँ, क्योंकि ऐसा अमूमन होता होगा, मैं फिर मानता हूँ। देखिए, जब संघ में गया ना तो मैं सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब बचपन में शाखाओं में जाता था, एक शब्द जो मुझे हिट किया और जो कहीं से, चरित्र निर्माण। ये ग्रुप 2 वर्ड्स है जो मेरा पॉइंट ऑफ, मतलब क्या कहा जाए, जो कंप्लीट पॉइंट ऑफ फोकस रहा है, चरित्र निर्माण। कि आपका चारित्रिक बल जो है वो किसी भी चीज से ज्यादा होना चाहिए। तो उस पर काम करता रहा। मुझे ये लगता है कि आपका एक खूंटा होना बहुत जरूरी है जीवन में, है ना? तो वो रहा। अब बाकियों का मैं नहीं कह सकता कि इसका कितना होता है, क्योंकि मैं किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करा कभी भी, इसलिए मैं अक्सर भिड़ भी जाता था लोगों से। आप देखेंगे काफी बड़े बड़े लोग को ऐसा होता था कि उनको लगता था मैं भिड़ गया उनसे,
मैं एक स्टैंड ले लेता था, मैं अभी भी लेता हूँ स्टैंड। तो मैं अभी भी देखिए, अभी निर्दलीय की बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि आप इससे है, भाजपा भी लड़ रही है यहाँ पे, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट मुझे लोग अप्रोच करते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आपने पढ़ा होगा, एक बड़ा अच्छा कोट है जो कि बड़ा आजकल पॉपुलर भी हो रहा है, कि अगर कभी आपको महसूस होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी, वहाँ से भी आपको अगर आपके विवेक को ये लगता है कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद सही नहीं हो रहा है, तो यू शुड स्टैंड फॉर इट, उसको सही करा देना हमारा वो भी धर्म बनता है। कभी जैसे हम पुलिस में होते थे ना, तो क्या होता है कि कभी कोई कोई ऐसा लोग मिल जाए आपको जो कि अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा उसका बिहेवियर जो होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो यू हैव टू बी टफ विद दैट पर्सन बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट द पर्सन। आप उसको हिट या हर्ट करने के लिए नहीं करते हैं, आप कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक बार होता है ना कि उठा देने के लिए करते हैं कि जागिए, क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही मुझे लगा कि यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो मैं एक ऐसा आदमी था जो कंप्लीटली डेडिकेटेड होके, है ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ यहाँ पे काम करना चाहता। लेकिन आप मुझे ऐसा करते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में भी एंट्री नहीं देते हैं, राइट, आप अंदर ही नहीं आने देते हैं। भाई हमने दोष क्या किया है? दुख है आपको इस बात का? नहीं, दुख नहीं है, मुझे तकलीफ है इस बात की है उनके लिए, है ना, कि उनके लिए तकलीफ है जो नहीं आने देते कि आप बात करते हैं बिहार निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की, और जब बंदा कोई आता है सब छोड़ के, सैक्रिफाइस करके उसी काम के लिए आता है, तो आप फिर कौन से मापदंड से उसको तौल रहे होते हैं? वो कौन सा मापदंड, उसको पब्लिक किया जाए कि कौन सा वो क्राइटेरिया है जिस पे आप ये सब डिसीजंस ले रहे हैं, है ना। क्योंकि राष्ट्र निर्माण की जब हम बात होती है, और जब कोई भी चीज जब राष्ट्र की बात होती है, तो उसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई इंडिविजुअल नहीं है, तो फिर यहाँ हो क्या रहा है? तो इसीलिए मुझे इस क्षेत्र के सम्मान के लिए, मेरे खुद के आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना जरूरी बनता है। ठीक है, मैं यहाँ के डेवलपमेंट पे बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बक्सर जब सुबह से 2-3-4 घंटे जो मैंने घूमा, कई गाँवों की तरफ भी गया, सड़कें बहुत ही ख़राब हालत में हैं यहाँ पे। सड़कों पे भी बात होगी। पहली बात कि जो हमारा एजुकेशन का इकोसिस्टम है बिहार में पूरी तरीके से ध्वस्त है। अगर आप क्लेम करना भी चाहें तो मैं आपको झुठला सकता हूँ, क्योंकि मैंने बिहार के 27 ज़िले घूमे हैं। केवी के साथ तो ये दुर्भावना नहीं होनी चाहिए ना, केंद्रीय विद्यालय, राइट। इतने साल एक पार्टी के नेता सांसद रहते हैं, मंत्री भी रहते हैं, और वो केबी का स्कूल यहीं के कुछ लोकल लोगों ने मुझे बताया कि अब तक जर्जर हालत में पड़ा हुआ। आपको इसके इतर क्या कमियां दिखती हैं, और ये जो 10 साल सांसद रहे हैं, क्या क्या चीज़ों को नोट करके आप चल रहे हैं आगे? मैं बताता हूँ अनिल जी, प्रॉब्लम्स हैं, किसके कारण से है मुझे नहीं पता, है ना, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ। देयर आर प्रॉब्लम्स जिसको मैंने नोट डाउन किया, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। अब मैं उसके सॉल्यूशंस पे वर्कआउट कर रहा हूँ। किसके कारण है, कौन किया, कितने साल में किया, ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है उस पर बात करना, है ना, किन्हीं कारणों से हुआ। बट ये तो रियलिटी भी है ना, नहीं, वो पब्लिक को एक चीज समझ में भी तो आना नहीं, चाहिए वो ना। दैट इज देयर फॉर पब्लिक एंड यू टू डिस्कस। अगर वो कोई सिंबल देख के या फिर कोई ऐसी चीज देख के हाँ, वोट करने जाता है, तो आई हाँ, थिंक आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप जागरूक कर पाएं। राइट राइट, कहीं ना कहीं है। लेकिन मैं फिर बताऊँ अनिल जी, देखिए, मैं जब आया ना, जिस भाव से आया हूँ, मैं बड़ा सकारात्मक राजनीति सोच के आया हूँ। जाहिर सी बात है। जैसे है ना कि मैं किसी के तीसरे आदमी के बारे में बात के अपना उल्लू सीधा नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता ये बताऊं कि क्योंकि आप छोटे हैं या कमजोर है इसलिए मैं बड़ा हूं और मजबूत हूं, है ना। मैं मजबूत और बड़ा इसलिए बनूंगा क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं ज्यादा कुछ आपको रिजल्ट दे सकता हूं, मैं सोल्यूशन को लेके बात इससे मजबूत बनूं। मैं आपकी कमजोरी मेरी मजबूती नहीं बन सकती है। ओके, ये होता है बहुत बार। आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स एंड गेम ऑफ पावर भी सारी चीजें चलती हैं, बट स्टिल, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा कि राम राज्य राम के ही आदर्शों पे आएगा, किसी और आदर्श पे आप राम राज्य तो नहीं ला सकते हैं, है ना। तो मैं उसको मान के चलता। लोग कहते हैं आइडियलिस्टिक है आप, ये है वो है, तो आप आइडियल ही तो चाह रहे हैं ना बनाना देश को। विश्व गुरु तो आइडियल होगा ना, विकसित भारत तो आइडियल ही होगा ना। तो फिर आप ये डिफरेंस क्यों? तो यानी आप कथनी और करनी में अंतर रख रहे खुद के। आप चाहते हैं राम राज्य, लेकिन राम के आदर्श पसंद नहीं है। मतलब आपको लगता है कि राम राज्य नहीं चल रहा है? नहीं नहीं, देखिए कहाँ चल रहा है ये, तो मतलब बेवकूफ़ी होगी। कोई भी कहता है कि राम राज्य आ गया है, तो ये तो एक बंदा गरीब नहीं सोता हमारे यहाँ पे। आपको फ्री में राशन नहीं बांटना पड़ता अगर राम राज्य चल रहा होता तो। एक तो प्रायोरिटी थी ना आफ्टर 2019 के बाद से कि राम मंदिर बनाना
नहीं नहीं ऐसा नहीं ब्रदर, हाँ ऐसा थोड़ी होता है कि राम मंदिर तो एक डेफिनेटली एक सिंबल है इस देश के, एक अस्मिता का एक सिंबल है राम मंदिर। हाँ, हमारे देश का एक प्रतिनिधित्व करता है राम मंदिर, इसमें कोई शक नहीं है ना, एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ इट, ये अलग बात है। लेकिन आप जमीन पे जब उतरते हैं, राम राज्य उस दिन स्थापित हो जाएगा, जिसका अभी भी हमने आई थिंक टारगेट 2047 विकसित भारत को जो टारगेट है, मैं उसको राम राज्य का टारगेट लेके चल रहा हूँ उसको। हाँ हाँ, 2047 का जो टारगेट है, तो उसको मैं राम राज्य ही मान के चलता हूँ। वो विकसित भारत 2047, राम राज्य इन 2047। तो इसलिए भी हमें काफ़ी डिस्टेंस तय करना है, हमें बहुत काम करना है, तो इस पे काम किया जाए। और आपने जो इश्यूज बताए यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था की बात हो, और आप चाहे यहाँ पे चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात हो, और चाहे आप यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, चाहे यहाँ पे आप शिक्षा की बात हो, चाहे यहाँ पे रोजगार की बात हो, स्वरोजगार की बात हो, आर्ट एंड कल्चर का स्कोप देख लीजिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देख लीजिए, आध्यात्मिक क्षेत्र है वो श्री राम सर्किट में आता है, उसकी बात कर लीजिए। ओवरऑल आप एग्रीकल्चर का हालत देख लीजिए, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लीजिए, सब क्षेत्र में काम करना है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसपे हम कह सकते हैं कि ये रेडी है, दूसरे क्षेत्र जो मैंने गिनाया, बक्सर की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है, दैट्स राइट। बट अब मैं उतनी बड़ी बात नहीं, मैं जहाँ पे हूँ मैं सिर्फ अभी यहीं से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तरह से मैं लोगों से मिलता हूँ, जो उमंग जोश दिखा है, जो युवाओं का हमारे साथ रुझान दिखा है, तो मुझे ये लगता है कि शायद हो सकता है कि हम बक्सर से ही एक गुड गवर्नेंस का एक शंखनाद कर सकते हैं, एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं, जस्ट टू प्रूव, जो लोगों को यकीन नहीं होता ना कि हो सकता है, जस्ट टू प्रूव दिस कि ब्रदर ये हो सकता है। आप हमें मौका मिले, करके दिखाते हैं इसको, एंड तब दूसरों को उसको वापस उस मॉडल को हम ये अपना लोकल मॉडल चुनेंगे ना फिर, तो जो बक्सर मॉडल होगा या बक्सर इंस्पिरेशन होगा, मॉडल नहीं कहूँगा, कि अगर बक्सर कर सकता है तो सारे जिले कर सकते हैं, सारे जिले कर सकते तो बिहार कर सकता है। हर बार क्या हम जितनी बार आपके डेवलपमेंट मैप्स हम देखेंगे तो उसमें बिहार का लाल होना ज़रूरी है। हर जितने भी आपके सर्वे रिपोर्ट्स होते हैं उसमें बिहार का टॉप मतलब टॉप बॉटम होना, मतलब नीचे की तरफ आना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पे हम अगर बात ना करें, हम HDIs की बात करते हैं, इतने सारे सर्वेज रिपोर्ट्स है ना, इन चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन फिर उसको हम सोल्यूशंस की बात क्यों नहीं करते? व्हाट इज़ आवर वे अहेड, कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि देयर इज़ मच टू डू, और मैं बक्सर में हूँ, बक्सर को ही अभी कार्यक्षेत्र देखता हूँ, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि इस क्षेत्र से ही एक आदर्श गवर्नेंस, जो गुड गवर्नेंस आप कह सकते हैं, वहाँ यहाँ से शुरुआत हो। हमें भी दिस कैन बिकम एन इंस्पिरेशनल लैंड। ये वैसे भी आप अगर देखा जाए बक्सर का स्वरूप, तो माइथोलॉजिकली भी ये इम्पोर्टेंट रहा है। ये एक राजकुमार राम जी आए थे, रामचंद्र, उनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने में जो शिक्षा और उनकी जो बेसिक सीडिंग हुई थी वो यहाँ पे हुई थी। तो इसलिए आई बिलीव इस क्षेत्र में कुछ तो एक बात है। यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा की बात होती है, यहाँ विश्वामित्र जी की बात होती है, महाहिल्या की होती है, वामन अवतार की बात होती है, तो ज़रूर यहाँ कुछ तो खास है। यहाँ गायत्री मंत्र बना है। आप सोचिए, हमारे सनातन का कहीं ना कहीं एक जो आधार है वो यहाँ मंत्र यहाँ बना है, कुछ तो बात है इस जगह पे। तो मैं उस भरोसे पे चल रहा हूँ कि हमारे अंदर वो जो पोटेंट एनर्जी है, जिसको सिर्फ कोई एक ऐसा चाहिए जो हर भाव से, पर्सनल भाव से उठ के बस उसको एक अवसर प्रदान करे। बक्सर बक्सर बनेगा। लोग यहाँ पे मिनी काशी बनाना चाहते हैं, बक्सर को बनारस बनाना चाहते हैं, हम बक्सर को बक्सर बनाना चाहते हैं। ठीक, अगले 2-3 सवाल जवाब नहीं है, डिस्कशन है। मुझे लगता है कि आप एक अच्छे विजन के साथ आए हैं यहाँ पे चीज़ों को बदलने के लिए। फर्ज कीजिए कि आप कल सांसद बन गए, ठीक, केंद्र में किसी और की गवर्नमेंट है, फंड्स कैसे लेके आएंगे? एक तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड होता है ना एक सांसद के पास। देखिए क्या होता है कि एक तो चीज़ है जो आप कह रहे हैं, है ना, जब बजट एलोकेशन होगा ना, बिहार के लिए एलोकेशन होगा, नहीं होगा? होगा ना, बिहार के लिए भी एलोकेशन होगा। पर मिलता थोड़ी हाँ, है। नहीं, अरे भाई साहब क्या कहते हैं नहीं मिलता है? लेने नहीं आता है, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल। आपको क्या लगता है यहाँ जितने अभी के प्रेजेंट गवर्नमेंट में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ काम नहीं हो रहे, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? ये तो कहना गलत बात है। जाके देखिए, हर गवर्नमेंट पॉलिसी वहाँ चल रहा है, हर प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पहुँच रहे हैं। रास्ते नहीं बने हैं, रोड्स कहाँ नहीं बने, आप बताइए। जहाँ पे भाजपा की सरकार में रोड नहीं बने, बिल्कुल रोड बने, शायद और बेहतर रोड्स बने। तो ऐसा नहीं है। क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कुछ होता है। ये सब जो पॉलिटिकिंग होता है ना, वो इलेक्शन के इर्द गिर्द ही होता है। उसके बाद सब लोग को मिलकर देश बनाने का काम करना होता है, चाहे सरकार कोई भी हो। मैं ये मानता हूँ सरकार में कोई भी बैठे,
उसमें इतना तो ईमान होगा कि देश के साथ द्रोह नहीं करेंगे। बक्सर हमारे देश में है, आप कैसे ऐसा कह सकते हैं कि यार निर्दलीय बंदा है वहां से या ऐसे दल का है जो कि सरकार में नहीं है तो आप हमारे लोगों को वंचित रख देंगे? संसद में आवाज हम भी उठाएंगे, संसद में हमारी एक आवाज तो होगी ना, वो उठेगी वहां पे, और आप वंचित नहीं रख सकते। यही प्रॉब्लम हुआ है हमारे यहाँ से कि आवाज नहीं उठती है। बात दिल्ली की बात हमारे लोगों को सुना दी जाती है, हमारी बात दिल्ली को नहीं सुनाई जाती है। तो ये ऐसा नहीं होगा। आई हैव फर्म बिलीव। यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं। बहुत सारे और भी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ से फंड्स आते हैं, बहुत सारे CSR चलते हैं, बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम करना चाहते हैं, है ना। आप उनको बस सही आदमी चाहिए कि जो फंड्स को मिसयूटिलाइज ना करे, तो सही मायने में ज़मीन पे काम करे। वो छोड़िए, आप क्राउड फंडिंग का इतना बड़ा ऑप्शन है, हमारे खुद के बक्सर के लोग ही अपनी बक्सर की किस्मत बदल सकते हैं। तो इंटेंशन सही हो ना, तो पैसे के लिए मुझे नहीं लगता इस धरती पे कोई काम रुकता है। पॉलिसी और सिस्टम क्या होगा अगर दो मेजर सेक्टर को पकड़ा जाए, एजुकेशन और हेल्थ? राइट। इसको रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है? देखिए, हाँ, क्या पता आपका आइडिया देश को पसंद आ जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं मानता हूँ, अब बक्सर, देखिए ये क्या है कि बक्सर स्पेसिफिक ही मैं बात करूँगा फिर से, क्योंकि जो बक्सर के लिए जो काम करता है, हम एक जनरल जो NEP चल ही रहा है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बेसिक फंडामेंटल्स बहुत क्लियरली लेड डाउन है उसमें, अगर आप उसको भी ठीक से इंप्लीमेंट करा देते ना कहीं पे, तो मैं बोलता हूँ आपका आधार तैयार हो जाता है कहीं पे भी। हमें यहाँ जिस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है बक्सर पे, कि राइट फ्रॉम बेसिक, एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा। आप अगर सर्वे रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे देख रहा था जिसमें देखा कि करीब 33% से करीब अराउंड 33% ही हमारी औरतें हैं, लड़कियां हैं, जो कि 10 साल से ज़्यादा उनको एजुकेशन मतलब अवेल कर पा रही हैं। मतलब हार्डली 10 के बाद 66% हमारी महिलाएं नहीं पढ़ रही हैं। उनके पास क्यों? अवसर ही नहीं। इसलिए नहीं कि उनकी पढ़ाई करा नहीं रहे हैं या उनका मन नहीं है या कमज़ोर है, उनके पास अवसर नहीं है पढ़ने का। हमारे पास अब बक्सर में देखिए हार्डली एक अच्छा कॉलेज है, जो भी मतलब अच्छा बोला हूँ कि वही एकमात्र अच्छा MBA कॉलेज जो है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे पास यहाँ पे। आपने तैयारी कहाँ से की थी? नहीं, वही यही तो बात आ गई। मुझे किसी ने कहा इसी बात पे कि भाई साहब आप तो कलकत्ता बाहर के हैं, कलकत्ता में, तो मैं उनसे कहा कि आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि मुझे कलकत्ता जाना पड़ा पढ़ने के लिए, आपकी जिम्मेदारी थी ना। इसमें खराबी हाँ, क्या है? नहीं भाई, है। अगर आपने सिस्टम दिया होता तो मैं यहीं पढ़ के वही गया पढ़ता, होता। वही मैं बोला, मुझे पंजाब में रहने की जरूरत नहीं वही पड़ती। बात मैं उनसे भी बोला है ना कि आप कलकत्ता में रहता हूँ, बोले तो इस बात की आपको शर्म है या नहीं कि मुझे कलकत्ता जाना पड़ा पढ़ने के लिए, आपने यहाँ नहीं क्रिएट। यही तो मैं नहीं चाहता कि अब मेरे भी छोटे भाई जो हैं, मेरे जो और लोग हैं, उनको भी वही सहना पड़े, अपनी मातृभूमि से अलग होना पड़े जिसके कारण से मैं हुआ था। तो दिस इज द रीजन। इसीलिए हमें राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन से लेके और हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन, और सिर्फ ये तो एक जो बैंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम है उसकी मैं बात करूँ, साथ में जो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वो है एक, मुझे लगता है कि जो मतलब एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का एक एम्प्लॉयबिलिटी गैप है, कि आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, कहीं पे एक गैप है जहाँ पे आपको ब्रिज कोर्सेज काफ़ी सारी ज़रूरत पड़ती है। वैसे ब्रिज कोर्सेज की इमीडिएट ज़रूरत है अगले 5 साल में यहाँ पे, ताकि हमारा जो टैलेंट है वो सही जगह पकड़ पाए। स्किल सेट को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो इस पे हम काम करना चाहेंगे ज़रूर से। एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारे लिए इस क्षेत्र में देखिए कि सरकारी नौकरी की बड़ी होड़ है, बड़ी इज्जत है ना, और एक नेचुरल रुझान है नौकरियों की तरफ। तो उसके लिए हम कैसे बेहतर तैयारी करवा सकते हैं विदाउट सेंडिंग देम दिल्ली जाइए, इलाहाबाद जाइए, आप यहाँ से पढ़ने के लिए, आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अपना एक ढांचा तैयार करके रखा है कि हम इसको किस तरह से जो तैयार करा सकते हैं, हमारे जो यहाँ पे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अपनी जगह पे रख के और यहाँ की तैयारी कर सकें, सो डैट उनका वो जब यहाँ से निकल के बाहर जाकर तैयारी करते हैं ना, तो कहीं ना संवेदनशीलता जो है उनकी कम हो जाती है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि उनको इस क्षेत्र से कुछ मिलता नहीं है। तो फिर वो एक नेचुरल हो जाता है, वो ह्यूमन इम्पल्स है, तो फिर जहाँ रहते हैं फिर एक बाहर का सर्कल बन जाता है, फिर बाहर बाहर बाहर, और वो बाहर हो जाते हैं, वापस नहीं आ पाते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो सक्सेसफुल होता है यहाँ से, बिहार से, बक्सर से, वो बक्सर में रह के, बक्सर में पढ़ के यहाँ से निकले। उसका हम किस तरह से एक मूलभूत परिवर्तन कर सकते हैं एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इस पे मैं ऑलरेडी काफ़ी बताया, 2017 से, मैं 2017 से पॉलिटिक्स के लिए नहीं तैयारी कर रहा हूँ, 2017 से ये सोशल जो कंप्लीट एक सोशल चेंज ओवर, या आप यहाँ का जो इकोनॉमिक चेंज ओवर की, इस पे मैं तैयारी कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैं NGO चलाते हुए मैं जुड़ा हुआ हूँ, हाँ, एक से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, एक है पर्टिकुलरली जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे नो, nothing like that. It's not run by my wife. It is a group of people who
who are working on it. तो थोड़ा it is सा मिस इन्फॉर्मेशन भी आपके बक्सर में चीज़ें फैली हुई okay, हैं। okay. नहीं, it's not. I have never let my family get into my personal stuff. तो ये एक चीज़ है जो मैं बड़ा क्लियर रहता हूँ इस बात में कि मैं कभी भी पर्सनल और प्रोफेशनल अपने लाइफ को कभी भी मिक्स होने नहीं दिया, एंड आई विल नेवर अलाउ दिस टू हैपन. अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो इट हैज़ टू बी ओनली अबाउट मी वर्किंग फॉर इट. इट्स नॉट कि मेरा पूरा परिवार लग गया इसमें, और ये कभी नहीं होगा. ठीक है, आप ही की तरह एक और निर्दलीय प्रत्याशी हैं ददन पहलवान। तो ददन पहलवान एक हो गए, जिनके लिए पप्पू यादव और हिना साहब शहाबुद्दीन की जो पत्नी है वो आ रहे हैं अभी प्रचार करने के लिए। आगे चले गए या आने वाले नहीं, हैं? अभी नहीं आया. आने वाले हैं। और दूसरे सुधाकर सिंह आरजेडी से, तीसरे बीजेपी से मिथिलेश तिवारी। इन तीनों के बीच में आप अपने आप को एक पॉलिटिकली नेता तो खैर आप कह भी नहीं रहे हैं, नहीं, बिल्कुल. लेकिन फिर भी कहाँ देख रहे हैं? नहीं, देखिए मैं सच बता रहा हूँ, हमारा अप्रोच जो है, हमारा अप्रोच मैंने बताया ना कि कॉम्पिटिटिव अप्रोच नहीं है हमारा, है ना. हमारा असर्टिव अप्रोच है कि हम अपनी जगह इलेक्शन लड़ना है तो कंपटीशन नहीं तो नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ मैं आपको. हाँ, मेरा टारगेट जो है ना, जो पूरे 19 लाख कुछ जो वोटर्स हैं, मैं सबको टारगेट कर रहा हूँ. ओके, तो आप वैसा देखिए. तो मैं इसमें नहीं, मैं निर्दलीय नहीं मानता, मैं सर्वदलीय मान रहा हूँ खुद को. ओके, कि मैं सर्वदलीय, मैं सबको साथ ले रहा हूँ. तो मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ हर इंसान को जो इंटरेस्टेड है बक्सर के भविष्य में, जो इंटरेस्टेड है अपने बच्चों के भविष्य में. मैं वैसे हर इंसान को, आप किस दल से हैं, किस विचारधारा से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. किस जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, भाषा, विशेष कुछ भी मेरे लिए मतलब नहीं रखता. लेट्स कम एंड वर्क फॉर बक्सर. तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे रूप में बक्सर खुद खड़ा है यहाँ पे, अपना भविष्य तलाश रहा है कहीं ना कहीं. तो इसीलिए ये जो आपने कहा, मुझे बहुत लोगों ने कहा, आप देखिए अगर कोई हमारे लिए आता है प्रचार करने, हम बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं. बट अभी तक मैं ऐसे अप्रोच नहीं कर पाया हूँ किसी को कि आप आएँ और हमारे मुहिम के साथ जुड़े हैं ना, और प्रचार करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो अप्रोच है इसका प्रचार होना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे जिता दीजिए. मैं एक मेंटल चेंज ओवर चाहता हूँ, क्योंकि असली लड़ाई, जद्दोजहद सब तो शुरू होगी जब आफ्टर इलेक्शन. उसके बाद डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एजेंडा है जिसको हमको ग्राउंड पर उतर के करना, उसमें सबको साथ लेके करना. अब उस वक्त कोई बोलेगा भैया आप हमको इधर करा दो, उधर खींचो, मत खींचो तानो, सब मिलके हम अपनी जगह को बनाएं. एवरीबडी, इट हैज टू बी अ कंस्टेंट एफर्ट. मैं सिर्फ टीम लीडर रहूंगा, है ना, ये पूरा टीम रहेगा, और इसमें सारे दल पार्टी, लाइक हमारे वार्ड कमिश्नर से लेके एमपी तक और हमारे सीओ से लेके डीएम साहब तक, सब मिलके एज अ टीम हम इस पे काम करने के लिए चल रहे हैं. तो इसीलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि जैसे कोई आ रहे हैं किसी के लिए प्रचार करने के लिए, तो मैं भी चाहता हूँ लोग हमारे लिए भी आए, हमारे कॉज को समझे. और मैं आपके माध्यम से इनफैक्ट अपील भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ आइए, जुड़िए, एक नया विकास की राजनीति पे हम बात करें, एक सकारात्मक राजनीति पे बात करें, भविष्य बनाने पे बात करें. हम किसी और को छोटा करके ऐसा ना करें कि वो गलत है, छोटा है इसलिए हम बड़े हैं और अच्छे हैं, ये ना करें. आप साथ जुड़े और लेट्स वर्क टुगेदर. 2 सवाल मैं पूछना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिहार के एक पूरे वाइड एंगल पे भी बात करने में सक्षम हैं और दिक्कत भी नहीं होगी आपको. लालू यादव के गवर्नेंस से लेकर के, जब 1989 में उनकी गवर्नमेंट पहली बार फॉर्म हुई, और उसके बाद 2004 में जब नीतीश कुमार आए, इस पूरे वर्क सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? कितना डेवलप हुआ बिहार? क्या चीज़ें पीछे छूट गईं? क्या प्राइमरी होनी चाहिए थी? और जिस पार्टी के विचारधारा से कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए थे, या अब भी आपके मन में होगा, वो भी बीते 19 साल के कार्यकाल में अमूमन 14-15 साल तो साथ में रही है, 16 साल तक, क्या कमी खलती है? बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ करीब 70 साल में करीब 42 बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं. तो आप समझ सकते हैं हमारी ये प्रायोरिटी क्या है. राजनीति खुद में ही एक अंत बन के रह गया है. पॉलिटिक्स हैज बिकम एन एंड इन इटसेल्फ. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम. मैं यहाँ भी जब बात करता हूँ, सब इलेक्शन जीतना, उसके बाद की बात नहीं करते. तो ये एक सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक है कि आपको पावर चाहिए, फिर पावर में बने रहना है, पावर में होल्ड करके रखना, पावर को बढ़ाते रहना, फिर और पावर चाहिए, बट उसको कहाँ यूज करना है इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है. एक संवेदनहीनता मुझे महसूस हुआ यहाँ पे. मैं जिससे भी बात किया, संवेदनशीलता, भाई साहब ये नहीं होता है, ये बिहार है. व्हाट डू यू मीन भाई, ये बिहार है? एक ऐसा राज्य जहां पे ऐसा गाना बनता है कि आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में.
और किसी को फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मुझे तकलीफ होती है भाई, ये नहीं भी बिहार हमारा। तो ये जो एटीट्यूड है, यही एटीट्यूड पॉलिटिक्स में भी दिखा है। अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक जो है वो है फेलियर इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज। अब अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे पॉलिसीज, अच्छे प्रोग्राम्स हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो रहे ग्राउंड पे, नहीं स्टेट वाले नहीं सेंटर वाले। आपके तो सिस्टम में भी काफी सारे दोस्त नहीं, होंगे, इसीलिए मैं बताते कह रहा होंगे। हूँ, मैं अपने मित्रों से भी बात करता हूँ, मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। आप उनको कहीं और सिस्टम में ले जाके बिठाइए, देखिए क्या सॉलिड काम करके, उनमें बिल्कुल कमी नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, बिहार की पुलिस बहुत स्ट्रांग है। अब मौका तो दीजिए उनको, उनको एक अवसर तो दीजिए, उनको एक रास्ता तो दीजिए आप काम करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली सभी लोग बिजी हैं पॉलिटिकिंग में, है ना। तो अनफॉर्चुनेटली सब लोग बिजी है पॉलिटिकिंग में। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है अगर आप बिहार का ओवरऑल, आज अगर बिहार के पॉलिटिक्स को, अगर बिहार को एक डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी पे चढ़ना है तो सबसे पहले सीरियसनेस इन इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जो पॉलिटिकल विल है, जो भी प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इसका सीरियसनेस चाहिए। आपको टेंजिबल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपको अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए कि आप टारगेटेड डेवलपमेंट करिए कि 3 महीने में मैं यहां से यहां पहुंचाऊंगा, एंड फिर फॉलो इट अप। फिर अगले 3 महीने में यहां आप अपना शॉर्ट टर्म गोल बताइए, मिड टर्म गोल बताइए, लॉन्ग टर्म गोल बताइए, एंड देन लेट पीपल ऑल्सो सी कि आप क्या कर रहे हैं। आप आपस में खेल खेल के बंद कर दे रहे हैं, और जहां पब्लिक आती है तो आप कौन सी जात के हैं, आप कौन से धर्म के हैं, आप इस बात पे देखिए, उस बात पे है, 30 साल पहले ये हुआ, 20 साल बाद ये होगा। अरे भाई साहब, ये क्या चल रहा है। सो माई पॉइंट इज कि हम जैसे लोगों को आना चाहिए, मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स। हम नहीं होने देंगे तो जिस आप लास्ट इतने सालों की बात कहें, बिहारी वर्ड हैज बिकम अ गाली मैन। क्या चल रहा है ये, आप जाके बाहर देखिए, है ना। आप यहाँ बैठे हुए, अभी आप किससे पूछेंगे, मे बी आप बोलेंगे मैं दिल्ली से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, है ना। जनरल इंट्रोडक्शन में मेरे खुद के कुछ रिलेटिव्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं, मैं जाता हूँ, मैं भोजपुरी बोलना चाहता हूँ, हमेशा मैं अपने घर में भोजपुरी बोलता हूँ। तो बोलते हो, अरे अंकल आप क्या बोल रहे हैं, ऐसे मत बोलिए, कोई सुन ले। व्हाट, भोजपुरी कोई सुन लेगा तो क्या होगा, यू अंडरस्टैंड। वाइड परसेप्शन यही है। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जिन भी नेताओं का या कभी सेलिब्रिटी के इंटरव्यू करता हूं, मुझे मालूम होता है कि वो बिहार या पूर्वांचल से है, तो उसमें मेरा जिला और मेरा राज्य और मेरी भाषा शामिल होती है, राइट, हमेशा से। बिल्कुल। खैर, ये अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा आप बिहार से बाहर निकलते हैं, मणिपुर चलते हैं। SIT में आपको गठित करके उसका हिस्सा बनाया गया था। मणिपुर में भी भाजपा की ही सरकार थी और केंद्र में भी। मणिपुर की जो हिंसा हुई, कौन कहाँ लैग कर रहा था? देखिए, इस पे ना ये एक बड़ा ज्वलंत इशू है ना। एंड इस पे जो SIT अभी भी काम कर रही है। आपको क्या महसूस हुआ उसमें? नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसमें ये एक बता रहा हूँ, महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। हाँ, देखिए जो गलत है वो तो गलत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कोई गलत है, मतलब पनिशमेंट देने का अधिकार किसी भी प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट आदमी को नहीं है। जिसने भी किया उसने गलत किया है, इसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ उसको कर्टेल किया जा सकता है, और आई थिंक किया जाएगा भी, मुझे पूरा भरोसा है। बस ये है कि जो लैग हो रहा है, जो टाइम गैप हो रहा है, इसमें लोगों का मन विचलित हो रहा है, वहाँ लोकल लोगों का भी, और हम जब बाहर से देखते हैं हमारा भी। तो मैं वहाँ पे जो भी थोड़ा सा समझ सका, मैं बहुत कम टाइम के लिए वहाँ था, तो मैं जो बहुत थोड़ा सा समझ सका, बहुत थोड़ा सा समझ सका इस बात को, ये समझा कि ये एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम था जो कि धीरे 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 होते एक जगह पे आया, और बहुत इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसमें, फाइनेंशियल इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ, जिसको अलग अलग नामों से परोसा जा रहा है, उसको पॉलिटिकल दिखाया जा रहा है, एथनिक दिखाया जा रहा है, उसमें काफ़ी इकोनॉमिक लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। पर आपको नहीं लगता कि सरकार ने उस पूरे जगह को जलने दिया? नहीं, देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी भूमि और पहाड़ी भूमि, कुकी मैती की लड़ाई नहीं, में मुझे देखिए, आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू स्पीक ऑन दिस, जब मामला खुद अंडर अभी भी मैं एक अब IPS ऑफिसर से बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं भी एज एन IPS ऑफिसर नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली जो उस इंसान को क्या महसूस होता है? मुझे तो तकलीफ होती है, मुझे लगता है कि ये सरकारें मुझे भी तकलीफ होती है, और मैं भी यही गुहार करूंगा कि ये इशू और प्रॉब्लम जितनी जल्दी सॉल्व की जा सके। ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, ये इट्स नॉट अबाउट मणिपुर, ये इंसानियत के नाते भी ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश के एक हिस्से में ऐसा होना ठीक नहीं लगता है, ये मुझे भी तकलीफ होती है, सबको। और अब इसका अगर मेरे हाथ में होता है इसको ठीक करना, तो डेफिनेटली मैं अपने तरीके से करता। अब आई एम नॉट प्रिवी टू व्हाट मोर इज देयर बिहाइंड एवरीथिंग, कि सबके पीछे और क्या है,
है ना। तो ये अब नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी, मैं सोचूंगा इसको नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, बट अब नेशनल मणिपुर की सिक्योरिटी सिनेरियो नेशनल सिक्योरिटी सिनेरियो को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, अभी तक हो रहा है ना, इसको क्या और बेहतर कंट्रोल किया जा सकता था, या जो भी गुनहगार हैं उनको फास्ट ट्रैक पे हम फैसला सुना सकते थे। तो इन सब चीज़ों को का डिसीजन आई बिलीव ये इतिहास ही इस बात को जब इसका पोस्टमार्टम करेगा तो बताएगा कि हु फेल्ड, वेयर इट वाज, वेयर दे फेल्ड, तो ये हिस्ट्री बताएगा। अभी के लिए यस, क्योंकि हम उस पोजीशन में नहीं है तो बड़बोलापन करके फायदा नहीं है कि हम उस पर क्या करते हैं। ठीक है। आखिरी सवाल, बिहार से, आपके जिले से, नॉमिनेशन कब कर रहे हैं, और क्या एंड टाइम पे कभी मौका मिला भाजपा से, कुछ ऐसा हुआ कि चलो 2025 के लिए भरोसा दिया जाए, तो आप बैक कर जाएंगे? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहली बात मैंने बताया ना आपको, पहले जब मैं पहले यहाँ पहुँचा था, पहले इंटरव्यू के शुरू में बोला, मैंने कहा था मुझे संगठन में काम करने को दीजिए। मैं पोस्ट पदवी के लालच में आया ही नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे पता है काम करना है तो आपको पोस्ट पदवी हेल्प करता है, आपके प्लेटफॉर्म पड़ता है। तो मेरे लिए पॉलिटिक्स इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, ये माध्यम है, अंत नहीं है। मैं पॉलिटिशियन बनने आया ही नहीं हूँ, मैं सोशल काम करने आया हूँ। तो आप मुझे पद या पदवी का लालच दिखा के तो नहीं हटा सकते, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं एक पद पे था, मैं छोड़ के आया हूँ पद। आप जो भी पद पदवी का लालसा होता होगा तो वो सब मैं था, मैं ऑलरेडी, मैं भटकते भटकते राजनीति नहीं पहुंचा हूँ कि कुछ नहीं हुआ तो चलो राजनीति कर लेते हैं, है ना। मैं छोड़ के अगर आया हूँ तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दिस थिंग कि मैं एक हायर मेंटल एजेंडा, एक हाई मॉरल ग्राउंड से आया हूँ यहाँ पे। तो डेफिनेटली मैं ये तो नहीं करने वाला हूँ कि मैं किसी लालच से आ जाए तो इसलिए मैं बैकआउट कर जाऊँ, चाहे कुछ छोड़ दूँ। यहाँ दो पार्ट्स हैं, जो आप कह रहे हैं बक्सर के एक सम्मान की बात होती है ना। तो मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, हर इंसान से मिलो, हर इंसान की कुछ इच्छाएं हैं, इरादे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको बुरी लगती है, और मैं लगातार उनसे जुड़ा हूँ, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मुझे भी कुछ लोगों ने बोला था कि विश्वास दिलाया था कि चलो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, नहीं हुआ। तो हाँ, बिल्कुल मैं दिल्ली गया था, मैं हर जगह, मैं किसी चीज़ से नहीं मना करता हूँ। क्या वहाँ से क्या मना? नहीं, किसी ने मुझे कुछ मना नहीं किया, दैट इज द प्रॉब्लम। किसी ने कुछ नहीं मिले लोग? नहीं, ऐसे बहुत बड़े कोई नहीं मिले भी नहीं। तो और मैं नहीं मानता कि कि और मुझे किसी ने गाइड भी नहीं किया कि भाई आप गाइड करना हो तुरंत गाइड कर देते हैं, है ना। अब गाइड करने से थोड़ी होगा कि आप 2 महीने में रगड़ के यहाँ पे काम किया, सारे कई लाख लोग मुझसे जुड़ गए, और अब आप आके मुझसे कहते हैं कि छोड़ दो। तो भाई साहब सम्मान करिए थोड़ा सा उन अगर लोगों कोई का। कह दे कि भाई वेलफेयर का तरीका कुछ और भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल, चुनाव ही क्यों? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर वो मैं समझ रहा हूँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, वेलफेयर का तरीका, हर आदमी वेलफेयर के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, उसके लिए आपको मंत्री होना या बड़ा IAS IPS होना जरूरी नहीं है, हर आदमी हो सकता है। ये जो एक प्लेटफॉर्म है, एक आपको बड़ा पावरफुल और एक बड़ा स्पेस देता है जहां से आप ज्यादा स्कोप पे काम कर सकते हैं, इसीलिए इस पोस्ट की महिमा है, बाकी अदरवाइज इस पोस्ट की कोई महिमा नहीं है। और आप मेरा नामांकन का पूछ रहे तो बता दो, हम 7 मई को नामांकन करेंगे, 7th में, ओके। और ये इट्स नॉट अबाउट मी, उस दिन बक्सर अपना नामांकन करेगा, ये कोई पार्टी विशेष नहीं करेगा, कोई उम्मीदवार हो सकता है, मैं एक कैरेक्टर हूँ, सिर्फ एक कैंडिडेट हूँ, बट 7 मई को बक्सर अपना नामांकन करेगा, ये पूरा क्षेत्र अपना नामांकन करेगा। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं बहुत उम्मीद और भरोसे के साथ जुड़े हैं, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। उनके सम्मान की बात है, इस क्षेत्र के सम्मान की बात है, और मेरे खुद के आत्मसम्मान की बात है। जो आदमी अपने आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज कर ले तो वो फिर ढोंगी ही होगा, वो अपने लिए आया होगा। मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं अगर अपने लिए होता तो मैं अच्छा ब्यूरोक्रेटिक करियर में रहता, तो मैं अपने लिए तो नहीं आया हूँ। मैं एक बड़ा मेंटल फ्रेम लेके आया हूँ, और वो फ्रेम मुझे अलाउ नहीं करता, गिवन मेरा जो विचारधारा है उसका बैकग्राउंड, गिवन जो मैंने संघ से जो सीखा है उसका बैकग्राउंड, कि आपका जो चारित्रिक बल है वो वहीं प्रूव हो जाता है। द मोमेंट आई कॉम्प्रोमाइज, मेरा चारित्रिक बल वहीं दिख जाएगा कि मेरा पर्पस क्या था यहाँ आने का। तो इसलिए ब्रदर, आई से रेस्ट अश्योर्ड, हम चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर बक्सर ने चाहा तो शायद आप दिल्ली में मुलाकात होगी। ठीक है, बिल्कुल, शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद।